Hello friends, welcome to Cytocare. Hope you all are doing great. This is part 3 of the HPLC Made Easy series. Part 1 was about the basics of HPLC and alpha and beta thalassemia. Part 2 was about hemoglobin variants, and part 3 is about the common clinical scenarios in which HPLC is prescribed. Today we have Dr. Swati Singh as our guest speaker. Let's begin. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर स्वाति सिंह। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्लिनिकल सिनेरियोज़ के बारे में जिसमें एचपीएलसी स्क्रीनिंग से हम हीमोग्लोबिनोपैथी या दूसरे जो डिजीज़ है अंडरलाइन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल सिनेरियो जो कि बहुत ही आमतौर पे देखा जाता है कि एक 6 मंथ से 2 इयर्स का ओल्ड चाइल्ड है जो कि आया है विद सीवियर अनीमिया, यानी ब्लड की काफ़ी कमी है पेशेंट में और उसके वजह से उसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ी है। तो ये कहाँ देखा जा सकता है? दोस्तों, सबसे कॉमनली ये जानना ज़रूरी है कि जो प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन होता है 6 मंथ से पहले वो होता है हीमोग्लोबिन एफ, यानी कि फिटल हीमोग्लोबिन। और जब एनीमिया सेट्स इन व्हेन स्विच ओवर टू एचबीए ऑकर्स, यानी कि 6 महीने के बाद जो एचबीएफ से एचबीए यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन में जब स्विच होता है उस समय ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनमें सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी अचानक से हीमोग्लोबिन का लेवल फॉल होने लगता है और उसकी वजह से मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ने लग सकती है। तो ये किन क्लिनिकल कंडीशंस में देखा जाता है? सबसे पहले तो ये बीटा थैलेसीमिया मेजर या कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन में देखा जाता है, यानी कि अगर बीटा थैल के साथ दूसरे हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स हैं जैसे कि एचबीई है या फिर एचबीएस है। इन कंडीशंस के बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पहले से समझ में आता है शायद कि ये कैसे कंडीशंस हैं। तो ये जो अगर कॉम्बिनेशन में मिलते हैं बीटा थैल के साथ या फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर अपने आप में ही ऐसे सिम्टम्स दे सकता है, तो उसको हम एचपीएलसी से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में अगर आते हैं तो एक एडल्ट वुमेन या एक मैन है जिनमें क्रोनिकली लो हीमोग्लोबिन, यानी काफ़ी लंबे समय से हीमोग्लोबिन का स्तर कम रहता है और बहुत सारी हीमाटिनिक्स ट्राई करने के बाद भी, यानी कि आयरन थेरेपी हो गया, फोलिक एसिड थेरेपी हो गया या टैबलेट B12 जो देते हैं पेशेंट्स में, उनके बाद भी जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बढ़ नहीं रहा। ऐसे पेशेंट अक्सर आते हैं हमारे पास ये कंप्लेन लेके कि हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा 8 to 10 के बीच ही रहता है, हम काफ़ी साल से ट्रीटमेंट पे है फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट अदरवाइज़ हम ठीक ही है, ऐसे कोई ख़ास सिम्टम्स भी नहीं है। तो ये कंडीशन देखा जाता है HBS हेट्रोजाइगस, यानी ऐसी अवस्था जिसमें एक एलील जो है, जो जीन का एक टाइप है वो डिफेक्टिव है बट दूसरा जो है वो ठीक है, या फिर HBE हेट्रोजाइगस जिसमें फिर से एक जो हीमोग्लोबिन का एलील है वो HBE के लिए डिफेक्टिव है और दूसरा नॉर्मल है, या फिर होमोजाइगस स्टेट जिसमें दोनों ही एलील HBE के लिए डिफेक्टिव है। तो इन केसेस में ऐसे देखी जा सकती है कि सिर्फ हीमोग्लोबिन का स्तर कम है पर ख़ास कोई सिम्टम्स नहीं है। बीटा थैल इंटरमीडिया या माइनर बीटा थैलेसेमिया में भी ये चीज़ देखा जाता है और साथ ही कुछ हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स जैसे कि अगर HBE HBS साथ में है या HBE HBD साथ में है, इस तरह के कंडीशंस में ये सिमिलर सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम HPLC रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल सिनेरियो ये है कि किसी एक पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, यानी हाइपोक्रोमिक यानी कि आरबीसी जो है वो कम गहरे रंग के हैं और माइक्रोसाइटिक यानी उनका साइज़ छोटा है। ऐसा बैकग्राउंड सिनेरियो है पेशेंट का, साथ में वो काफ़ी दिन से आयरन कॉपर थेरेपी पे भी है पर उससे कोई करेक्शन नहीं हो रहा। तो इसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यानी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जा सकता है जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, कॉपर डेफिशिएंसी एनीमिया में, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में, लीड टॉक्सिसिटी के कंडीशन में, या फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, यानी अगर पेशेंट काफ़ी साल से कोई क्रोनिक डिजीज़ से जूझ रहे हैं उसके वजह से जो हीमोग्लोबिन की कमी आती है, ब्लड की कमी आती है, वो एनीमिया, या फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज यानी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर या फंक्शन। तो इन सारे कंडीशन में देखा जाता है, बट क्योंकि आयरन और कॉपर करेक्शन देने के बाद भी इन पेशेंट में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन लेवल्स है तो इजीली हम इनको सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, लीड टॉक्सिसिटी, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ या हीमोग्लोबिनोपैथीज में से अगर हमें आइसोलेट करना हो तो HPLC हमें बहुत हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्लिनिकल सिनेरियो है कि आपका प्री मैरिटल स्क्रीनिंग, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चला है, आम हो चला है कि लोग मैरिज से पहले कुछ स्क्रीनिंग करते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि अगर आप HPLC से डिटेक्ट कर लेते हैं कुछ डिजीज़ेज़ है तो वो पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन में बच्चे में इफेक्ट आ सकता है, तो इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहता है, या इसलिए प्री मैरिटल स्क्रीनिंग काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है।
तो HIV, HBV और HCV के स्क्रीनिंग के अलावा हीमोग्लोबिनोपैथी इसलिए ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, खासकर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स थोड़े से एंडेमिक है यानी कॉमन है। नेक्स्ट है फॉर एंटीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स। अब कोई पेरेंट है जो एक्सपेक्टिंग है यानी प्रेग्नेंट है, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर उनमें हीमोग्लोबिन लो पाया जा रहा है। जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो उनको आयरन थेरेपी दे रहे होंगे या फोलेट एंड विटामिन B12 थेरेपी दे रहे होंगे, फिर भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है हीमोग्लोबिन लेवल्स में। तो ऐसे केसेस में फिर HPLC रिकमेंडेड होता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई दूसरी हीमोग्लोबिनोपैथी यानी हीमोग्लोबिन का कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफेक्ट तो नहीं है जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत है, या फिर पेशेंट में थैलेसीमिया तो नहीं है। तो इसके लिए अगेन HPLC बहुत यूज़फुल इन्वेस्टिगेशन है। और जो एंडेमिक एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे डिफेक्ट्स ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं लोगों में, वैसे एरिया में तो ये ज़रूर ही करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर पेरेंटल स्क्रीनिंग। अब क्या होता है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि चाइल्ड आया है लो हीमोग्लोबिन लेवल्स के साथ, उनमें हमने टेस्ट चलाया और उसके बाद कुछ डिफेक्ट्स मिला, बट जो डिफेक्ट है वो काफ़ी कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस में है, यानी मल्टीपल चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, पिक्चर थोड़ा क्लाउडेड है, बहुत क्लियर नहीं है, डायग्नोस्टिक जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे केसेस में जो पेशेंट का जो कंफर्मेशन है वो काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, मल्टीपल टेस्ट रन करने पड़ सकते हैं। तो वैसे केस में अगर पेरेंट्स का HPLC रन किया जाए तो उनके रिपोर्ट से बहुत सारी आइडियाज़ हमें मिल सकती है और बहुत सारे केसेस में ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सस्ता एंड अच्छा एक ऑल्टरनेटिव बन के आता है HPLC। और इसको और फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम बीटा जीन सीक्वेंसिंग में जाते हैं, जो कि अगेन थोड़ा कॉस्टली प्रोसीडियर है। सो HPLC इज़ वेरी यूज़फुल है। इन सब के अलावा कुछ अदर सिनेरियोज़ हैं जिसमें हम HPLC यूज़ करते हैं, जैसे कि वीज़ा के लिए। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर एक एंडेमिक कंट्री से एक पर्सन जा रहा है तो उन्हें अपने HPLC रिपोर्ट कैरी करना पड़ता है ये प्रूफ करने के लिए कि उनमें किसी प्रकार का थैलेसीमिया या फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज़ नहीं है, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो बोन मैरो डोनर्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है पहले से ही कि कहीं कोई डिफेक्टिव या हीमोग्लोबिनोपैथी वगैरह वो कैरी नहीं कर रहे हो। अगर ये चीज़ें निगेटिव होंगी तभी वो डोनेट कर पाएंगे। फिर पॉपुलेशन स्क्रीनिंग या प्रिवलेंस स्टडीज़ जो रिसर्चेस की जाती हैं, स्टडीज़ कैरी आउट की जाती हैं, उनमें फिर HPLC का रोल होता है कि डिटेक्ट करने के लिए। और फैमिलियल स्क्रीनिंग अगेन जो होता है कि पेरेंटल या फिर बाकी फैमिलीज़ में कौन से डिजीज़ रन कर रहे हैं, कैसे डिफेक्ट्स रन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे क्लिनिकल सिनेरियोज ऐसे हैं जिस पे HPLC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है, एंड सिंस वो बहुत ही ईजी प्रोसीड्योर है रादर, तो इसीलिए वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you. Hope the video was brief, precise, and to the point. Please subscribe and press the bell icon for updates. And put your comments in the comment section for the topics you want discussion on. Have a great day.